हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हमें आगे पढ़ना है क्लास 10th में रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, दैट इज परावर्तन तथा अपवर्तन। हमने जो लास्ट एंड किया था मिरर फॉर्मूला में ऐड किया था, साइन कन्वेंशन में ऐड किया था, मतलब कि v का, u का, h का, f का, h1 h2 कैसे होगा, ये सब हमने डिस्कस किया था। तो आप प्रीवियस वीडियो देखो, आपको पता लग जाएगा कि कब हमें प्लस लेना है, कब हमें माइनस लेना है, ठीक है, h1 h2 ये सब, इन सब चीजों को। तो अभी थोड़ा सा पॉइंट है, डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट है ये है कि कन्वेक्स और कनकेव, यानी कन्वेक्स यानी कि आपका उत्तल, कनकेव यानी कि आपका, इनका यूजेस कहाँ होते हैं। कन्वेक्स जो होता है यानी उत्तल दर्पण, ये गाड़ियों में यूज किया जाता है, ठीक है। जो बैकग्राउंड आपके जो पीछे से गाड़ी आ रही है उनको देखने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। कनकेव जो होता है वो कहाँ यूज किया जाता है, टॉर्च में यूज किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर कन्वर्स करने की, मतलब ये रेज को एक पॉइंट पर मिला देता है, ठीक है। ये इसके अंदर पावर होती है और वो कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, तो इसकी वजह से बहुत से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइट निकलती है। बड़ी बड़ी गांव में यूज़ करते हैं, बड़ी बड़ी लाइटें खेतों में जाते हैं, तो खेतों में जाने के लिए इतनी बड़ी टॉर्च होती है, बहुत दूर तक जाती है, वो दिखती भी है, तो वो यूज़ करते हैं। हेडलाइट में भी साइड में आप देखो ना, बल्ब लगा है, बल्ब के साइड में मिरर्स लगे होते हैं, वो भी आपका कनकेव होते हैं, यानी कि अवतल होते हैं। प्लस में सेविंग्स, जो सेविंग यानी कि दाढ़ी बनाते हैं, उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है, सो दैट कि लाल दिखे वो थोड़ा सा, तो ये कनकेव मिरर की यानी कि अवतल दर्पण के यूजेस। अब एक पॉइंट और, उत्तल दर्पण में हमने पढ़ा था भाई, यानी कि कन्वेक्स मिरर में हमने पढ़ा था कि जो सारी रेज है वो डाइवर्ज हो जाती है, यानी कि सारी रेज एक दूसरे से दूर चली जाती है, और इस वजह से जो आपकी इमेज है वो कहाँ बनती है, वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है, ठीक है। यानी कि जो आपकी इमेज है वो कैसी बनती है, आभासी और सीधा बनती है। इसी सीधा बनने की वजह से हम इसे गाड़ी में यूज करते हैं। अब क्या है कि इसकी जो इमेज है हमेशा कहाँ रहेगी, आपका जो दर्पण के पीछे, यानी मिरर के, हमने पढ़ा ना बिहाइंड द मिरर बनती है हर केस में, वो हमेशा कहाँ बनेगी, एफ और पी के बीच में ही बनेगी, ठीक है। एफ और पी से दूर जाएगी नहीं, आपकी जो इमेज है हमेशा एफ और पी के बीच में बनेगी। ये दिमाग रखना, दिमाग में याद रखना आपको, ठीक है, हेल्प करेगा। अब हमने आज एक गाड़ी बनाई है, एक आदमी बनाया है, मारा पीटा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे बोला फाइनल डिस्टेंस ऑफ इमेज, तो न्यूमेरिकल एक डिस्कस कर लेते हैं, सो दैट कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए किस तरीके से यूज करते हैं। तो ये गाड़ी जा रही है, गाड़ी के पीछे का ये मिरर है, पीछे का आपको एक आदमी दिखाई दे रहा है खड़ा हुआ। ये सपोज इससे 15 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा है, 15 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा है, ठीक है। और जो इसकी फोकल लेंथ है, सपोज इसकी फोकल लेंथ है आपके लिए 6 मीटर, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है, आपको डिस्टेंस ऑफ इमेज बताना है, नेचर भी बताना है इमेज का, व्हाट इज नेचर, ठीक। प्लस में आपको क्या क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट जो है उसकी हाइट जो है, ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है 2 मीटर। आपको बताना है इमेज की हाइट क्या होगी, यानी कि आपसे पूछता है क्वेश्चन में, सब दे देगा, उसके बाद पूछेगा प्रकृति बताओ, ठीक है, साइज बताओ, यानी नेचर बताओ, इमेज का साइज बताओ, तो वो सब हम यहाँ यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या है, क्वेश्चन करते हैं, अपना मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, 1/v + 1/u = 1/f। ये हमें पता है, v की वैल्यू हमें अभी नहीं पता, 1/v की वैल्यू। u देखो, इमेज जो, सॉरी, आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ है, यहाँ से लाइट रे टकरा के मिरर पे टकरा रही है, और जो आप डिस्टेंस मेजर करने जा रहे हो कहाँ जा रहे हो, लाइट की अपोजिट डायरेक्शन में। सो यू की वैल्यू क्या लेनी है आपको, नेगेटिव। इजी है, ये प्लस माइनस वाला झंझट खत्म। अब आप देखोगे मिरर के लेफ्ट में, मिरर के राइट में है, अरे ये तो राइट में दिखाई दे रहा है, अब तो पॉजिटिव लेना पड़ेगा। यही कंसेप्ट ना हो इसलिए मैंने बनाया आज, ठीक है। आपको सिर्फ लाइट की डायरेक्शन में ध्यान देना, लाइट ऐसे टकरा के आ रही है, आप इधर जा रहे हो, अपोजिट, -1/15, ठीक है, 15 को नेगेटिव में ले लिया। f हमेशा कन्वेक्स के लिए पॉजिटिव लेना है, तो 6 ले लिया। चलो इसे सोल्व करते हैं, 1/v, ये माइनस है, माइनस प्लस माइनस, अब आप इसको इधर लेके जाओ, क्या बन गया, 1/6 + 1/15, 15 × 6 90, 15 + 6, तो ये हो गया 21/90। ये किसकी वैल्यू, बच्चे अक्सर गलती करते हैं, यहाँ पर छोड़ देते हैं, अभी पूरा नहीं हुआ। अब v की वैल्यू, इसको पलट दो, रेसिप्रोकल कर दो, 90/21 मीटर,
ठीक है, अब इसको डिवाइड करोगे तो क्या वैल्यू आएगी आपकी अप्रोक्सीमेटली, ये आएगी, चलो डिवाइड करते हैं, वैसे 3 से जा रहा है पहले, 337, तो 4 पॉइंट और ये जाएगा 2 पे, ओके ठीक है। 7 चौका 28, 2 बचा, 20 हो गया, 5 दूनी 14, 6 बचा और 7 8 जा 50, तो 4.28 मीटर। ठीक, इसकी वैल्यू आ गई, v की वैल्यू। अब पॉइंट आपका आता है, क्या ये वैल्यू सही है? पहला कैसे चेक करें? फर्स्ट पॉइंट, कन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल बनाता है, आभासी बनाता है, ठीक है, और बिहाइंड द मिरर बनाता है। बिहाइंड द मिरर यानी वर्चुअल बनाता है, यानी हमेशा v की वैल्यू प्लस में आनी चाहिए। मिरर के केस में, वर्चुअल के केस में, मिरर ओनली में बार बार मिरर यानी दर्पण के केस में, वर्चुअल के केस में v की वैल्यू पॉजिटिव आती है। तो वर्चुअल बनाता है, कन्वेक्स फिक्स है आप उत्तल वाला, तो आपकी यहाँ v की वैल्यू प्लस 4.28 मीटर। गुड, अब चलो ये सही है, अब प्लस आ गई, ठीक है। कितना डिस्टेंस होना चाहिए? अभी जस्ट मैंने क्लास स्टार्ट होने से पहले आपको पॉइंट बताया, इसकी वैल्यू हमेशा पी और एफ के बीच में बनेगी। पी और एफ यानी कि एफ क्या है? अगर ये पोल है, ध्रुव है, और एफ क्या है हमारा 6, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 6 मीटर, यानी इमेज इन दोनों के बीच में बननी चाहिए, यानी 0 से 6 मीटर के बीच डिस्टेंस होना चाहिए। क्या डिस्टेंस 6 मीटर है? यस, आपका आंसर करेक्ट है। ये हमने पॉइंट कर दिया, आपकी वैल्यू आ गई 4.28 मीटर। ठीक है, ऐसे आपको चेक करना पड़ेगा पेपर में, इतना कोई टफ नहीं है। अब आपसे आगे बोलता है, चलिए बताओ, पहले मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? h2/h2। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था -v/u, और दूसरा फॉर्मूला है यहाँ पर h2/h1, m = -v/u over h2/h1। उस दिन नहीं बताया सर, आज बताया। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल में इंप्लीमेंट करना ज्यादा इजी होता है ना। मैंने पहले बोला, मैग्निफिकेशन का मतलब या आवर्धन का मतलब क्या होता है? आपकी इमेज कितनी बड़ी बनी है या फिर कितनी छोटी बनी है, ये मैग्निफिकेशन का मतलब होता है। तो m की वैल्यू h2/h1 दैट इज -v/u। ठीक है, पुट करते हैं, क्या वैल्यू बनती है हम देखते हैं। चलो भाई, हमें h2/h1 तो नहीं पता, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है, कितनी दे रखी है ऑब्जेक्ट की हाइट? 2 मीटर। ठीक है, दिस इज योर h1 हमेशा पॉजिटिव होगी। अब फॉर्मूला लगाते हैं, m माइनस b की वैल्यू कितनी निकली थी भाई? 30/7। पॉइंटर वाली टर्म मत यूज करना, फंस जाओ। u की वैल्यू कितनी निकली थी हमारे? 15। तो वैल्यू क्या आएगी? -30/7 क्रॉस 1/15। कैसे सर? ये 7 नीचे आ गए, 15 to the 30 यानी -2/7। ये वैल्यू आ गई आपकी -v/u। ठीक है, क्या ये वैल्यू सही है? नहीं, रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है? आपने u की वैल्यू नेगेटिव नहीं रखी, ये माइनस रख दिया, अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट है, नोटिस में इसलिए करा रहा हूँ आपको, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, आप करने लग जाता है सीधा। u की वैल्यू नेगेटिव में रखे, माइनस से माइनस कैंसिल करके 2/7, और m की वैल्यू कितनी आ गई? 0.28। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, यानी आपकी इमेज छोटी बननी चाहिए। केस था आपका कन्वेक्स में, उत्तल में इमेज हमेशा छोटी बनती है, तो ये आपकी इमेज छोटी बन गई, ये आंसर भी सही है। अब आपसे पूछा हाइट ऑफ इमेज भी बताओ, तो हमारे पास फॉर्मूला h2/h1 इक्वल टू -v/u, दोनों एक ही फॉर्मूला है, यूज कर सकते हैं इसका। तो h2/h1 इमेज डिस्टेंस हमारे पास आया था 30/7। ठीक है, तो वैल्यू रखते हैं, h2 हमें नहीं पता, h1 हमें पता है, 2 दे रखा है, माइनस v की वैल्यू दे रखी है 30/7, u की वैल्यू 15। क्या कह रहे हो सर? माइनस लगेगा, चलो माइनस लगा दिया, माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, और 15 को कट करोगे फिर से वही 2/7 आ जाएगा, यहाँ से जो वैल्यू निकाली थी। अब h2 की वैल्यू कितनी आ गई? 4/7 निकालोगे, अगर पॉइंटों में निकालने जाओगे तो 75.7
and 1 5.7। ये क्या सही है? आपको पॉइंट आंसर देंगे, क्या ये वैल्यू सही आ गया? गलत। कैसे सर? ये जाएगी आपके पॉइंटों में, ठीक है। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स मेरी मिस्टेक नहीं है, आपके लिए 0.5 जाती है 7 में छोटी बनेगी, पता लग रहा है। ऐसी ऐसी कैलकुलेशन मिस्टेक्स आप कर जाते हो, जल्दी। ठीक है, ये देखो ये छोटी है, वो छोटी बननी चाहिए और b की वैल्यू पॉजिटिव में आनी चाहिए। हमने सारे आंसर चेक कर दिए, पॉजिटिव में आ रही है, छोटी बन रही है और 0 और f के बीच में भी बन रही है। एक ही न्यूमेरिकल में इतनी सारी इंफॉर्मेशन होती है, आप इतने सारे तरीकों से इसका आंसर चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल था हमारा किसके लिए? मिरर के लिए। आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड पॉइंट, दैट इज रिफ्रैक्शन। सो पॉइंट हमारे सामने, रिफ्रैक्शन क्या होता है? व्हाट इज रिफ्रैक्शन? यानी हिंदी में हम बोले से तो अपवर्तन, ठीक है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है ना, तो लाइट की स्पीड चेंज होती है। ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। अब देखो, आपसे मैंने कहा खाली ग्राउंड में दौड़ो, आपका बात सीधा हो सकता है, बिल्कुल सीधा हो सकता है। और मैंने आपसे कहा था एक बार भरे मार्केट में दौड़ो, रेलवे स्टेशन में ट्रेन आई, पैसेंजर ट्रेन, अभी नहीं, कोरोना के टाइम में नहीं, वैसे ही आप वहां दौड़ो, ठीक है। या फिर सदर मार्केट है आपके यहाँ पे, जो भी मार्केट है, मंडी है, रात के टाइम में वहां दौड़ो, आपका बात कभी सीधा नहीं होने वाला, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा और आपकी स्पीड भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो स्पीड का फर्क आता है, जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी, जितने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे, उतनी ही ज्यादा वहां स्पीड कम होती जाएगी। किसके केस में? लाइट के केस में। जैसे कि एयर में स्पीड कम हो जाती है एज कम्पेयर टू वैक्यूम। वैक्यूम क्या होता है? स्पेस में जहां पर कोई भी मीडियम ही ना, स्पेस, जो स्पेस यानी कि अर्थ से आप जब बाहर जाते हो, अर्थ और सन के बीच का जो गैप है, वहां कुछ नहीं है, डार्क मैटर कहते हैं, हालांकि वो एक अलग टॉपिक है, तो अभी तक तो हम कुछ नहीं मानते। तो वहां पर लाइट बिल्कुल स्ट्रेट ट्रैवल करती है। मैक्सिमम स्पीड इज 3 क्रॉस 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, दैट इज 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आपकी लाइट चलती है। जैसे ही एयर में आई, एयर में पार्टिकल पर जैम है, लाइट की स्पीड हो जाती है 2.98 इंटू 10 की पावर 8, दैट इज 2,98,000 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये आपकी लाइट क्या होती है? चेंज होती है, और उसी चेंज होने की वजह से पाथ में भी क्या आ जाता है? चेंज हो जाता है, पार्टिकल्स पर जैम है। इसी वजह से रिफ्रैक्शन का फिनोमिना होता है। तो रिफ्रैक्शन का फिनोमिना या अपवर्तन का फिनोमिना क्या होता है? Whenever light travels from one medium to another medium, it gets deflected from its normal, अपने नॉर्मल पाथ से भटक जाती है। ये आपका क्या है? रिफ्रैक्शन, दैट इज अपवर्तन, ठीक है। समझ में आया? जब कभी भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आएगी, सपोज वैक्यूम, और वैक्यूम से एयर में आ गई, तो वो अपने नॉर्मल पाथ से क्या हो जाएगी? नॉर्मल पाथ तो कैसा था? अपने नॉर्मल पाथ से क्या हो गई? डिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। तो इस अपने नॉर्मल पाथ से विचलित हो जाना, डिफ्लेक्ट हो जाना, क्या कहलाता है? आपका रिफ्रैक्शन। Whenever light travels from one medium to another medium, it gets deflected from its path। हिंदी में बोले हम तो, जब कभी भी प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है, तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। इसका रीजन क्या दोगे? ड्यू टू चेंज इन डेंसिटी। मैटेरियल जो आपकी मीडियम है उनकी डेंसिटी में चेंज हुआ, घनत्व में चेंज हो गया, ठीक है। इसकी वजह से इनकी स्पीड में फर्क आता है और उस वजह से पाथ चेंज हो जाता है। इसके भी दो लॉ है। पहला लॉ क्या कहता है इसका? भाई ये इंसिडेंट है, सेम है भाई, इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड, वहां रिफ्लेक्टेड थी, ये रिफ्रैक्टेड है, रिफ्रैक्टेड रे, एंड नॉर्मल, दिस इज योर नॉर्मल मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा, सॉरी 90 डिग्री विद द सरफेस, ठीक है। तो अगर ये नॉर्मल है तो तीनों एक ही पॉइंट पर लाई करनी चाहिए। पहला इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम पॉइंट, यानी हिंदी में बोले तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही बिंदु पर, सॉरी परावर्तित नहीं, अपवर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पर होने चाहिए। ये आपका क्या है? लो है, पहला लो, ठीक। किसके लिए? रिफ्रैक्शन के।
सेकंड लॉ क्या कहता है? देयर इज स्नेल्स लॉ। कौन सा लॉ है? स्नेल्स लॉ। समझ लेंगे आज हम इसे भी, थोड़ा सा हायर टॉपिक है, हरियाणा बोर्ड वाले जनरली नहीं पढ़ते, बट आप कोई भी बोर्ड की नॉलेज आपको पूरी होनी चाहिए। सपोज इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका μ2 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक, अपवर्तनांक मतलब लाइट को अपने पाथ से चेंज करने की जो प्रॉपर्टी होती है। अभी हम आगे इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ध्यान रखो कि एक तरीके का आपका यहाँ पर रेशो निकालते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट टू द वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे दिखाया जाता है? एन। ठीक है, तो ये हम निकालेंगे सारा पॉइंट, बट अभी ध्यान रखना आपको ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जैसे अपवर्तनांक हिंदी में बोलते हैं। तो लो क्या कहता है? μ1 इनटू में जो भी एंगल बन रहा है, इस तरफ एंगल होगा, दिस इज योर आई एंड दिस इज योर आर। नॉर्मल के साथ ही बनाना है, ये नॉर्मल है, ये आई वाला बनाना है, ये नॉर्मल है, आई वाला। ठीक है, तो पहला लो तो आपके किरण अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक बिंदु पर होना चाहिए, तो अभिलंब वाला बनाना। तो रूल क्या है? μ1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू μ2 इंटू में साइन आर। ठीक है, अब साइन आई बाय साइन आर क्या आ गई वैल्यू? μ2 बाय μ1, और μ2 बाय μ1 क्या है? कांस्टेंट है, दैट इज ये स्थिरांक है। ठीक, तो रूल क्या कहता है? सेकंड रूल कि साइन आई बाय साइन आर क्या आता है? कांस्टेंट आता है, स्थिरांक आता है, क्योंकि किसी भी मीडियम का अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिक्स होता है। कितना वो रिफ्रैक्ट कर सकता है लाइट को, कितना उसके पाथ से डिफ्लेक्ट कर सकता है, ये फिक्स होता है। ऐसा नहीं कि कहीं पर थोड़ा डिफ्लेक्ट कर रहा है, कहीं ज्यादा डिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, लोहा तो लोहा पूरा लोहा ही है, कांच पूरा ही कांच है, तो वो एक ही तरीके से डिफ्लेक्ट करता है पूरे पूरे मीडियम, तो वो फिक्स होता है। कांच का फिक्स होता है, वैक्यूम का फिक्स है, एयर का फिक्स है। तो क्या है? μ2 μ1 फिक्स है, तो डिवाइड कर 2 को 3 से डिवाइड करोगे कांस्टेंट ही मिलेगा। तो सेकंड लो क्या कहता है? साइन आई बाय साइन आर कांस्टेंट होता है, हिंदी में जया बोलते हैं साइड, तो जय आई डिवाइडेड बाय जय आर, आपको क्या मिलेगा? स्थिरांक मिलेगा। ये आपका तो किसके लॉ थे? रिफ्रैक्शन के फर्स्ट लॉ था भाई, तीनों एक ही पॉइंट पर होने चाहिए। तीनों कौन से? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम पॉइंट, यानी आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही बिंदु पर होना चाहिए। दूसरा स्नेल्स लॉ के थ्रू हमने निकाला साइन आई बाय साइन आर क्या आता है? कांस्टेंट आता है, स्थिरांक आता है। ये हम आगे और पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो ये आपके दो लॉ थे रिफ्रैक्शन वाले। अब हम आगे लेंस का टॉपिक हमें कवर करना है, नेक्स्ट दो वीडियो में ये खत्म हो जाएगा टॉपिक। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।